नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 जुलाई सन 2025 आज यानी 23 जुलाई का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन सावन की शिवरात्रि जो मनाई जा रही है। शिवरात्रि के दिन शिव भक्त शुभ मुहूर्त में शिव जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, साथ ही शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया एक और राहत भरा फैसला, बताएंगे पूरी अपडेट। CET एग्जाम रिव्यू मीटिंग में सख्त दिखाई दिए CM सैनी, लॉकर से परीक्षा केंद्र तक पेपर लाने की होगी वीडियोग्राफी। राशन कार्ड धारक 5 अगस्त तक पूरी करवाएं eKYC, 2 आसान तरीकों से पूरी होगी प्रक्रिया, नहीं तो मिलना बंद हो जाएगा राशन। हरियाणा में आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर दर्ज मामले रद्द होंगे, सरकार ने लिया फैसला। 2021-22 में किया था आंदोलन, लंबे समय से थी मांग। एस्टेट के एडमिट कार्ड हुए जारी, ऑनलाइन डाउनलोड होंगे। महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर की अनुमति। 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हरियाणा के नूंह में उपायुक्त ने किया मिशन मेरा मेवात मॉडल का शुभारंभ, 190 गांव हुए चयनित। खाद की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए खुशखबरी, 31 जुलाई से पहले पोर्टल से मिलने लगेगी DAP व यूरिया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को मिलेगी एक और लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात, राजस्थान की यात्रा बनने जा रही है आसान। हरियाणा के इस जिले में लगेगा 3 दिवसीय तीज मेला, लोक संस्कृति और अध्यात्म का होगा संगम। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नई अपडेट आई सामने, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी की साझा, बताएंगे पूरी खबर। CBSE के सभी स्कूलों में लगेंगे CCTV कैमरे, कॉरिडोर, लैब, एंट्री एग्जिट पर होगी निगरानी, 15 दिन की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। और ब्रिटेन दौरे पर जा रहे हैं PM मोदी, 3 साल की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 21 जुलाई की रात से प्रदेश में मानसून दोबारा से सक्रिय हुआ है। हवा में बढ़ी नमी के चलते आगामी दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में तकरीबन 55,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में जलभराव हो गया है, जिससे कि फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के हिसार, सिरसा, यमुनानगर, झज्जर, कुरुक्षेत्र, भिवानी, फतेहाबाद और रोहतक आदि जिलों के खेतों में पानी भरा है, इसे किसान निकाल रहे हैं। सिरसा में कुछ जगहों पर तो किसानों ने कपास की फसल पर ट्रैक्टर भी चला दिए। लगातार पानी भरे रहने के कारण नरमा, ग्वार और मूंगफली की फसलें खराब हो गई हैं। मजबूरी में किसानों को ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट करनी पड़ रही है। IMD का कहना है कि प्रदेश में अब तक सामान्य से 24% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में, तो वहीं सबसे कम बारिश कैथल में दर्ज की गई है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 25 जुलाई तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ एक जिलों में तेज बारिश समेत हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई को अंबाला, करनाल और यमुनानगर में बारिश हो सकती है, तो वहीं दूसरे जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं 24 जुलाई को गुरुग्राम, नूंह, पलवल और फरीदाबाद में बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम साफ रह सकता है, तो वहीं 25 जुलाई को किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा पुलिस विभाग गुरुग्राम ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम जाना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, HSIF बटालियन के हटाए गए कर्मचारी तथा हरियाणा सशस्त्र बल यानी HAP के हटाए गए कर्मचारियों में से पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम में विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO के तौर पर भर्ती किया जाएगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार और सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बोर्ड मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। उन्होंने 30 और 31 जुलाई को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट के सुव्यवस्थित और नकल विहीन संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से पंजीकरण संख्या तथा मोबाइल नंबर के साथ पासवर्ड डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। एस्टेट परीक्षा में प्रदेश भर के 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी 673 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम देंगे। परीक्षा केंद्रों की निरीक्षण व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। बोर्ड मुख्यालय पर हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। विशेष प्रावधानों के तहत नेत्रहीन और असक्त अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट की दर से कुल मिलाकर 50 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को केवल मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर की अनुमति होगी, जबकि सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक चिन्हों की
छूट दी गई है। परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल बोर्ड मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष को हेल्पलाइन नंबर 01664 254 302, 254 304, 254 601 और 254 604 या फिर व्हाट्सएप नंबर 88 168 40 349 पर दी जा सकती है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य किया गया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक और राहत भरा फैसला लिया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के बाद अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने भी ट्यूबवेल शिफ्टिंग के दौरान किसानों से वसूल किए जाने वाले सरचार्ज को माफ कर दिया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि कोई भी किसान अपने एग्रीकल्चर पावर ट्यूबवेल कनेक्शन को अपनी ही जमीन पर 70 मीटर के दायरे में शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अब किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ शर्तें भी लागू की गई है कि किसान बोरफेल होने, पानी में खारापन, सरकारी भूमि अधिग्रहण और विवाद समेत कोई अन्य मजबूरी जो कि उसके बस में नहीं होगी, ऐसी स्थिति में ही ट्यूबवेल शिफ्ट कर सकेगा। इससे पहले उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से इस बाबत निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन को उसके मूल स्थान से 70 मीटर की दूरी के भीतर स्थानांतरित करने के लिए कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए 26 और 27 जुलाई को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन होगा। इस बार परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने ही प्रश्न पत्रों के सीलबंद लिफाफे खोले जाएंगे। मौके पर ही 2 अभ्यर्थियों से हस्ताक्षर करवाए जाएंगे कि 24 प्रश्न पत्रों के लिफाफे पूरी तरह से सीलबंद है। पिछले दिनों एचपीएससी की एक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों की सील टूटे होने की शिकायत की घटना से सबक लेते हुए हरियाणा एसएससी ने नई व्यवस्था शुरू करते हुए प्रश्न पत्र खोलते समय 2 अभ्यर्थियों से हस्ताक्षर करवाने का फैसला लिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रों का बंडल परीक्षार्थियों को दिखाया जाएगा। 2 अभ्यर्थी सील की जांच करते हुए पूरे ब्यौरे के साथ अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद ही लिफाफा खोलकर प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने आह्वान किया कि लिफाफे की सील टूटे होने पर हस्ताक्षर न करें। उन्होंने कहा कि सील टूटे होने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा एसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा है कि सभी परीक्षार्थी रंगीन एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सीईटी परीक्षा में 25% प्रश्न हरियाणा से संबंधित पूछे जाएंगे। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बेहद ही जरूरी और अहम खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार सभी बीपीएल AA राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की जानी है ताकि भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ लिया जा सके, जिसके लिए सरकार द्वारा सभी बीपीएल AA लाभार्थियों को ई-केवाईसी करने के लिए मेरा ई-केवाईसी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इसलिए सभी लाभार्थी समय पर अपनी ई-केवाईसी पूरी करवाकर राशन कार्ड वितरण में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचे। खाद्य महापूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया 2 तरीके से की जा सकती है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी अपने आधार कार्ड के साथ अपने नजदीकी राशन डिपो पर जाकर पीओएस मशीन पर अपना फिंगरप्रिंट लगाकर पहचान सत्यापन करवा सकते हैं। इसके बाद उनके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। वहीं लाभार्थी अपने मोबाइल से भी मेरा ई-केवाईसी और आधार फेस आईडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्वयं भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हरियाणा के 9 जिले में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा द्वारा मिशन मेरा मेवात मॉडल का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य जिले को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ODF प्लस मॉडल बनाना है। इसके लिए जिले के 190 गाँव को चयनित कर कार्य किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि 15 अगस्त 2025 तक इन गाँव को ODF प्लस मॉडल गाँव घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि यह सिर्फ एक स्वच्छता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जन सहभागिता और सामाजिक व्यवहार में बदलाव का अभियान है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हर नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि मिशन मेरा मेवात मॉडल को जन आंदोलन का रूप दिया जाए और गांव-गांव स्वच्छता की अलख जगाई जाए। उपायुक्त ने कहा कि हमारा लक्ष्य 9 को हरियाणा के सबसे स्वच्छ जिलों में शामिल करना है। मिशन के तहत पंचायती राज विभाग, मनरेगा स्टाफ, स्वच्छ भारत मिशन की ग्रामीण टीम, ग्राम पंचायतें और स्थानीय लोगों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों को जल्द राहत मिलने वाली है। 31 जुलाई से पहले किसानों को पोर्टल के माध्यम से डीएपी और यूरिया खाद मिलनी चालू हो जाएगी। ये दावा हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान जिस तरह से फसल की खेती, उसकी बिक्री और प्राकृतिक नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराते हैं, उसी तर्ज पर उन्हें खाद के लिए अपनी जरूरत दर्ज करवानी होगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि पोर्टल के जरिए किसानों को खाद दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए पोर्टल पर ट्रायल चल रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में डीएपी व यूरिया की
जरूरत अधिक है और सप्लाई कम है। सहकारी समितियों की मांग के अनुरूप उन्हें खाद मुहैया करवाई जाती है। पहले 40% खाद सहकारी समितियों को मिलता था, जो बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। बाकी प्राइवेट दुकानदारों व आढ़तियों को दिया जाता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लगातार यूरिया व डीएपी के रैक रेलगाड़ियों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसानों को खाद की जरूरत अब है तो उन्हें अगले 15 दिन के बाद खाद देने का क्या फायदा। वहीं आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, यूरिया की किल्लत चली आ रही है। जब जरूरत होती है खाद ब्लैक में बिकने लगती है। सरकार का जमाखोरी पर कोई नियंत्रण नहीं है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। इसे लागू करने के लिए मोदी सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और सीपीसी गठन के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं। लोकसभा के मानसून सत्र में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इससे जुड़ी हुई जानकारी साझा की है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से प्रमुख विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ 8वें वेतन आयोग के संबंध में परामर्श शुरू कर दिया गया है। इनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय समेत विभिन्न राज्य सरकारें शामिल है। लोकसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर तस्वीर साफ करते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सभी से इनपुट मांगे गए हैं और आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्तियां तय कर दी जाएंगी। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी टाइमलाइन को दोहराते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 की शुरुआत से लागू की जा सकती है। बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर देश भर के तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों को बहुत जल्द एक और लंबी दूरी की नई ट्रेन सेवा का तोहफा मिल सकता है। उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को स्वीकृति मिलने के बाद रेलवे अब बाड़मेर से कुरुक्षेत्र तक नई ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड ने विचार के लिए रेल मंत्रालय को भेजा है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह 1 साल के भीतर इस रूट पर चलने वाली तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन होगी। फिलहाल उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन यानी बुधवार और शुक्रवार को चलाने का प्रस्ताव है। बाड़मेर चंडीगढ़ एक्सप्रेस का संचालन शनिवार से सोमवार के बीच शुरू किया जा सकता है। इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से कुरुक्षेत्र और कैथल ही नहीं बल्कि हरियाणा के कई अन्य जिलों की यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। लोगों को राजस्थान के प्रमुख शहरों तक आवागमन के लिए एक और लंबी दूरी की ट्रेन सेवा का लाभ मिलेगा। ट्रेन नंबर 20,989 हर बुधवार और शनिवार को दोपहर 4:05 पर उदयपुर सिटी से चलकर अगले दिन सुबह 9:50 पर चंडीगढ़ पहुंचती है। इसी तरह वापसी में बात करें तो ट्रेन नंबर 20,990 हर वीरवार और रविवार को सुबह 11:20 से चंडीगढ़ से चलकर अगले दिन सुबह 5:30 पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी। बीच रास्ते में ये ट्रेन दोनों दिशाओं में उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली, कपासन, चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट और चंडीगढ़ स्टेशनों पर ठहराव करती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा 26 जुलाई 2025 शनिवार को प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा 26 और 27 जुलाई को सुबह और शाम की 2 पारियों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसी के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। इसी दौरान जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहाँ नियमित शिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा। निदेशालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केवल वही कर्मचारी स्कूल में पहुंचेंगे जिन्हें परीक्षा ड्यूटी में तैनात किया गया है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए अन्य किसी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह स्टाफ का ही सदस्य क्यों न हो। निदेशालय ने संबंधित स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि CCTV कैमरे और जैमर लगाने वाली एजेंसी की जल्द से जल्द सेवा उपलब्ध करवाई जाए। हरियाणा के भिवानी जिले में 25 से लेकर 27 जुलाई तक 3 दिवसीय तीज महोत्सव का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम शहर के हनुमान मंदिर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा बाल योगी महंत चरणदास महाराज के नेतृत्व में किया जाएगा। महंत चरणदास ने इस त्योहार पर सभी महिलाओं से महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए घर घर जाकर निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ लुप्त हो रही
संस्कृति को संरक्षित करना है। इसके अलावा युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को सनातन धर्म एवं धार्मिक एवं भारतीय परंपराओं से परिचित कराना भी लक्ष्य है। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही लोक कलाओं की प्रस्तुति और धर्म से जुड़े प्रवचन भी होंगे। बताते चले कि हरियाली तीज का त्योहार महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं। इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, साज श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। मान्यताओं के अनुसार यह पर्व हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। सरकार ने वर्ष 2021-22 में आंदोलन के दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को रद्द करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम, दादरी और करनाल जैसे जिलों में प्रदर्शन के दौरान इन कर्मचारियों पर विभिन्न मामले दर्ज किए गए थे। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियंस के पदाधिकारियों ने लंबे समय से इन मुकदमों को रद्द करने की मांग कर रहे थे और इस संबंध में कई बार प्रतिवेदन भी दिए गए थे। सरकार ने इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए सभी मुकदमों को रद्द करने का फैसला किया है, जिससे हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद लेने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे फर्जी मैसेज और लिंक से सावधान रहने को कहा है। साइबर ठग फर्जी मैसेज किसान सम्मान निधि की किस्त चेक करने या अतिरिक्त लाभ का लालच देकर किसानों के बैंक खाते से जुड़ी निजी जानकारी मांगते हैं, फिर चुराए गए पर्सनल डेटा से किसानों के साथ ठगी करते हैं। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पीएम किसान योजना के नाम पर ठग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और SMS के जरिए फर्जी मैसेज भेज रहे हैं। ये मैसेज किसानों को अतिरिक्त पैसे, बोनस या फिर तुरंत किस्त का वादा करते हैं। कई बार ये ठग आधार नंबर, बैंक खाता डिटेल्स या फिर OTP मांगते हैं। इसके अलावा मैसेज लिंक भेजकर क्लिक करने को कहा जाता है। साथ ही लिंक पर क्लिक करके OTP डालते ही आपके खाते से रुपए निकालकर ठगी की जा सकती है। मंत्रालय ने साफ किया कि फर्जी लिंक या फिर APK ऐप डाउनलोड करने से फोन हैक होने और डेटा चोरी होने का खतरा है। कृषि मंत्रालय ने किसानों को आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। पीएम किसान की कोई भी आधिकारिक जानकारी सिर्फ www.pmkisan.gov.in या @PMKisan ऑफिशियल जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और फेसबुक से लें। किसी भी अनजान लिंक, कॉल या फिर मैसेज पर भरोसा न करें। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 14 अंक गिरकर 82,187 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 30 अंकों की गिरावट रही और ये 25,061 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 में तेजी और 18 में गिरावट देखने को मिली। बेहतर तिमाही रेवेन्यू के चलते इटरनल यानी जोमेटो का शेयर 10.32% चढ़कर बंद हुआ। टाइटन, BEL और HUL के शेयर्स 1% तक चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 16 में तेजी और 33 में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं एक बिना बदलाव के बंद हुआ। NSE के सभी सेक्टर्स गिरकर बंद हुए। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 612 रुपए बढ़कर 99,508 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत 1,028 रुपए बढ़कर 1,14,493 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,440 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।